नमस्कार मित्रों, मैं गावस्कर कौशिक, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय सुकमा में पदस्थ हूँ। आज की इस कक्षा में हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक गद्य साहित्य के अंतर्गत एक कहानी उसने कहा था की समीक्षा करेंगे। उसने कहा था कहानी के रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी ने उसने कहा था के अलावा सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा अन्य दो कहानी भी लिखे हैं। इसके अलावा धर्म संकट और कछुआ धर्म जैसे प्रसिद्ध निबंध भी लिखे हैं। आज हम उसने कहा था कहानी की समीक्षा करेंगे। उसने कहा था कहानी हिंदी कहानी जगत में अपना शीर्षस्थ स्थान रखती है। उसने कहा था कहानी को हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी भी मानी जाती है। इस कहानी की मूल संवेदना यह है कि इस कहानी में एक ऐसे मानवीय चरित्र को उभारा गया है जो दूसरे के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। गुलेरी जी ने इस कहानी में प्रेम और युद्ध का समन्वय स्थापित कर इस कहानी की पटकथा को लिखा है। यह कहानी हिंदी जगत में अमर कहानी मानी जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि इस उसने कहा था कहानी के कारण ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी में अमर कहानीकार माना जाता है। आइए हम उसने कहा था कहानी की समीक्षा कहानी के 6 तत्वों के आधार पर करते हैं। किसी भी कहानी को परखने के लिए उनके 6 तत्व निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन 6 तत्वों के आधार पर किसी भी कहानी की समीक्षा की जाती है। उसने कहा था कहानी का कथानक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इनका पहला भाग अमृतसर के बाजार में घटित होता है, दूसरा भाग युद्ध भूमि में घटित होता है और तीसरा भाग हजारा सिंह के घर में घटित होता है। कहानी का प्रारंभ अमृतसर के बाजार से होता है, जहां वह बालक उस बालिका से उनकी मुलाकात होती है। दोनों में परिचय होता है। परिचय से पता चलता है कि दोनों अपने अपने मामा के घर आए हैं। इसी दौरान बालक लहना सिंह सहसा उस लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। वह लड़की शर्मा जाती है और धत करके वहाँ से भाग जाती है। इसके पश्चात उन दोनों की मुलाकात बीच बीच में बाजार में कभी यहाँ कभी वहाँ होते रहती है। और इसी दौरान एक बार फिर बालक लहना सिंह उस बालिका से फिर एक बार पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। इस बार वह लड़की बोलती है कि हाँ, मेरी कुड़माई हो गई है। ऐसा सुनते ही लहना सिंह को बहुत ही आघात चोट पहुँचता है। वह व्याकुल हो जाता है, उसके अंदर एक उदासीनता छा जाती है और बदहवास होकर वह इधर उधर भागता है। भागते भागते बाजार में वह कई जगह टकरा भी जाता है, गिर भी जाता है और कुछ भी बड़बड़ाते भी रहता है। इन दोनों की बाल्यावस्था का यह प्रेम उनकी चपलता चंचलता के साथ बाल्यावस्था तक ही सीमित रह जाती है। इसके पश्चात गुलेरी जी पाठक को सीधा 25 वर्ष पश्चात युद्ध की भूमि में लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर 25 वर्ष पश्चात लहना सिंह बड़ा होकर 77 राइफल्स में जमादार के पद पर कार्यरत है। वहाँ पर ब्रिटिश फौजें फ्रांस में जर्मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। वहाँ लहना से भी गया हुआ है। वहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। जर्मन लेफ्टिनेंट वेश बदलकर इनके सैनिक छावनी में सम्मिलित हो जाता है और सभी सैनिकों को जर्मन के विरुद्ध लड़ने के लिए भेज देता है, जिसमें सूबेदार हजारा सिंह अपने पूरे कंपनी को टुकड़ी को लेकर वहाँ चले जाता है। और लहना सिंह को अपने पुत्र बोधा सिंह, जब उनका पुत्र बोधा सिंह बीमार रहता है तो उनको वहीं रुकने बोल देता है। बोधा सिंह बीमार रहता है। लहना सिंह अपने गर्म कपड़े वगैरह उनको उड़ाता है और खुद ठंड खाते रहता है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट ध्रुवता के साथ जब वहाँ पे जर्मन लेफ्टिनेंट वेश बदल कर आया रहता है तो उसके हाव भाव, उसके चाल चलन को देखकर लहना सिंह भाप लेता है कि यह वास्तविक लेफ्टिनेंट नहीं है, जरूर कोई बहरूपिया है करके। उसको सिगरेट पीता वगैरह ये सब देखकर जब पहचानता है लहना सिंह तो उस पर लहना सिंह हमला करता है और इन दोनों के बीच हमला में लहना सिंह घायल भी हो जाता है। और इधर लहना सिंह किसी अन्य सैनिक को भेज देता है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए। उस ध्रुवता जब पहचान लेता है तो उधर उनके सूबेदार और सभी सैनिक वापस आ जाते हैं और इधर लहना सिंह उस जर्मन लेफ्टिनेंट को खाक कर दिए रहता है और स्वयं घायल हो जा रहता है। लेकिन जब सभी सैनिक वापस आते हैं तो लहना सिंह को भी उनके पैर में गोली लगा रहता है, वह उनको नहीं बताता है। और सभी घायलों को ले जाने वाली जो गाड़ी आता है उसमें सब सैनिक को भेज देता है, खुद वहीं पे
रुक जाता है और सूबेदार से कहता है कि जब सूबेदारी को चिट्ठी लिखोगे तो कह मेरा मत्था टेका कह देना, यानी मैं प्रणाम कर रहा हूँ ऐसे उनको कह देना। और जब सूबेदारी से मिलना तब कहना कि उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब यहाँ पर पाठक के मन में एक सवाल आ जाता है कि उसने क्या कहा था सूबेदारी ने, और अब वहाँ पे सूबेदार चले जाता है। अब यहाँ पे लहना सिंह घायल अवस्था में मूर्छित होते होते उनको पुरानी बातें याद आता है, उसकी स्मृति पटल में पुरानी बातें सब याद आती है। कहानी का तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। स्मृति में वह देखता है, उसका अमृतसर का बाजार याद आता है उनको। उसके बाद वह दृश्य याद आता है जब वह युद्ध में आने से पूर्व लहना सिंह सूबेदार के यहाँ गया रहता है। वहाँ सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि सूबेदारी शायद आपको पहचानती है और आपको कुछ कहने के लिए बुला रहे हैं करके। वहाँ सूबेदारी लहना सिंह को पहचान लेती है और लहना सिंह को याद दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जो आपको अमृतसर के बाज़ार में मिली थी, और जब मैं टांगे से टकरा गई थी तब आप मेरी रक्षा किए थे, और वैसे ही आज मैं अपने पुत्र और पति की रक्षा का वचन आपसे मांगती हूँ। लहना सिंह उस समय कुछ नहीं कहता है, हालांकि उसके मन में मन ही मन वह वचन दे देता है। और आज उसी बाल्यावस्था की प्रेम को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है, और इस प्रकार उसने जो कहा था उसको पूरा करता है, और इसी से ही इस कहानी का शीर्षक भी सार्थक होता है। अब आते हैं हम इस प्रकार देखते हैं कि यह कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसको सुगठित सुव्यवस्थित तरीके से गुलेरी जी ने इसमें लिखा है। और साथ ही साथ यह कहानी का ये जो कहानी है यह बहुत ही व्यवस्थित है, और पाठक के अंदर एक उत्सुकता पैदा करता है कि कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए। तो इस प्रकार यह इस कहानी का एक संक्षिप्त कथानक है। इसके पश्चात आता है कहानी का दूसरा भाग, जिसे हम पात्र या चरित्र चित्रण भी कह सकते हैं। पात्र और चरित्र चित्रण कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है। इस कहानी में प्रमुख रूप से इस कहानी का प्रमुख पात्र या जिसको नायक कह सकते हैं वह लहना सिंह है, जो पाठक के हृदय पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारीन वजीरा सिंह और ये बोधा सिंह अन्य प्रमुख पात्र हैं। लहना सिंह में प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान, बुद्धिमत्ता, सतर्कता आदि अनेक गुण विद्यमान हैं। अपनी बुद्धिमत्ता से वह जर्मन लेफ्टिनेंट को पहचान लेता है और अपने पूरे सैनिक को उनके छल से बचाता है। लहना सिंह कर्तव्य पालन भी करता है, वह प्राण पलक भी है। अपने प्राण का पालन करने के लिए बोधा सिंह को ठंड से बचाता है और उनकी रक्षा करता है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है त्याग और बलिदान की भावना, जिसके कारण वह इस कहानी का अमर पात्र बन जाता है। वह सूबेदार और उनके पुत्र बोधा सिंह का रक्षा करते हुए स्वयं अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। इस कहानी का अगला प्रमुख पात्र सूबेदार हजारा सिंह है, जो सूबेदार हजारा सिंह का चरित्र चित्रण भी यहाँ पर लेखक गुलेरी जी ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। सूबेदार हजारा सिंह में वीरता, निर्भयता, धीरता आदि प्रमुख गुण हैं। इसके पश्चात वजीरा सिंह भी एक अन्य प्रमुख पात्र है, जो एक हंसमुख पात्र है और हमेशा हंसाते रहता है, हंसाकर अपने जो सैनिक टुकड़ी रहता है उसको पूरा ताज़ा तरोजा कर देता है। सूबेदारी ने एक भावुक स्नेहशील नारी है, जो लहना सिंह से अपने पुत्र और पति की रक्षा का वचन मांगती है। इस प्रकार इस कहानी के सभी पात्र और चरित्र चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से स्वाभाविक और प्रभावशील जान पड़ते हैं। इसके पश्चात आता है कहानी का तीसरा प्रमुख तत्व संवाद। संवाद किसी भी कहानी में अहम भूमिका निभाती है। संवादों के माध्यम से ही कथानक को गति मिलता है, यानी संवाद के जरिए ही कहानी आगे बढ़ती है। किसी भी कहानी में संवाद जितना छोटा होता है वह कहानी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि छोटे छोटे संवाद कहानी को बांधे रखने में और आगे बढ़ाने में ज़्यादा सहायक होते हैं। और इस कहानी का विकास भी अधिकांश संवादों के माध्यम से हुआ है। उसने कहा था कहानी में गुलेरी जी ने छोटे छोटे संवाद रखे हैं जो कहानी को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी का एक छोटा सा नमूना
जहाँ पर लहना सिंह और लड़की के बीच जब परिचय होता है तो कैसे संवाद आते हैं। पूछता है कि तेरे घर कहाँ है, नागरे में, और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, अंतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस छोटे से संवाद में पारस्परिक परिचय का अनुगुंज हमें सुनाई पड़ता है, और इसी प्रकार के छोटे छोटे संवाद संपूर्ण कहानी में व्यंजित होता हुआ दिखता है। उसके पश्चात आता है कहानी का चौथा प्रमुख तत्व, देश काल और वातावरण। कहानी का कथानक क्या है, देश काल क्या है, वातावरण कैसा है, कब यह कहानी घटित होता है, कहाँ घटित होता है, यह सब देश काल और वातावरण के अंतर्गत ही पता चलता है। और कहानी में इस बात की पुष्टि होनी चाहिए, तभी पाठक उस कहानी को समझ पाता है, क्योंकि वह कहानी किस समय की है, जिस समय वह लिखा गया उस समय के परिवेश को तभी वह जान पाता है जब कहानी में इस प्रकार के वातावरण का चित्रण किया जाता है। यह कहानी 1890 से 1915 के बीच के समय को अपने साथ संयोजित करती है। इसका देश काल उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय की घटना देश काल कह सकते हैं। वातावरण में इसमें शुरुआत में अमृतसर के बाजार का वातावरण है, जहाँ बाजार का चहल पहल और होना, टांगे वाला आना, ये सब का चर्चा है। युद्ध भूमि का वर्णन है दूसरे दृश्य में इसमें, जहाँ पर भारतीय ब्रिटिश सैनिक फ्रांस में जर्मन के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध भूमि का चित्रण गुलेरी जी ने ऐसा वहाँ पे किया है कि पाठक खुद को अपने आप को ऐसा मानता है कि वह अपने आप को युद्ध भूमि में खड़ा हुआ पाता है, ऐसा सुंदर चित्रण किया है। साथ ही साथ लेखक ने उस समय अमृतसर का जो जीवन था उसको भी चित्रित करके इस पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया है। इस प्रकार देश काल और वातावरण निर्मित करने में गुलेरी जी को बहुत सफलता प्राप्त हुई है। फिर इसके पश्चात आते हैं कहानी का अगला तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली की दृष्टि से यह कहानी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कहानी की भाषा में दैनिक बोलचाल की भाषा है, जिसमें पंजाबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के कुछ शब्द बीच बीच में सहज और स्वाभाविक रूप से आए हुए दिखलाई पड़ते हैं। बीच बीच में लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है, जो भाषा को प्राणवान बनवाती है। जैसे 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, आंखें मारते मारते इत्यादि। भाषा में दैनिक बोलचाल की भाषा का मिठास है, और सैनिकों की जो भाषा होती है, युद्ध भूमि की जो भाषा होती है, पलटन की जो भाषा होती है, उसको भी बीच बीच में वैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे होश में आओ, कयामत आई है, और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अमृतसर के जो देशज शब्द है उनका भी प्रयोग हुआ है, जैसे तेरी कुड़माई हो गई, धत, और ये जो काट वाले रहते हैं, हाँ, ये बम्बू काट वाले, उनकी भाषा हटो बाछा हटो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी किया है। जीवन संवादों की रचना इस कहानी की भाषा को जीवंत बना दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सहज है, जो पाठक को आसानी से समझ में आ जाती है। इसके पश्चात आते हैं इस कहानी के अंतिम और अगला प्रमुख तत्व, उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कोई भी कहानी बिना किसी उद्देश्य के नहीं लिखी जाती, इसलिए कहानी में उद्देश्य का होना बहुत ही आवश्यक है। उसने कहा था कहानी को भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने एक निश्चित उद्देश्य को लेकर लिखा है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य मानवीय मूल्यों की स्थापना करना है। उसके साथ साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करना भी है। यह कहानी किशोरावस्था की सच्ची, निर्मल, सात्विक प्रेम भावना से युक्त कहानी है। इस कहानी में गुलेरी जी ने जहाँ एक ओर सात्विक और निर्मल निश्चल प्रेम भावना को या सच्चे प्रेम के आदर्श को प्रस्तुत किया है, तो वहीं दूसरी ओर रणबंकुरे वीर सैनिक के वीरता, साहस और बलिदान की भावना को रेखांकित करने की कोशिश करके सच्चा कर्तव्य मार्ग भी दिखलाया है। इस प्रकार यह कहानी का उद्देश्य एक ऐसे आदर्श को प्रस्तुत करना है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की सर्वोत्तम कहानी ठहरती है। इस सफल कहानी के माध्यम से लेखक ने लहना सिंह के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालक यानी वचन पालन,
बलिदान, वीरता आदि का संदेश दिया है। इस प्रकार कहानी तत्वों के आधार पर हम देखते हैं कि उसने कहा था कहानी निश्चित तौर पर हिंदी में एक सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में ठहरती है। इस पूरे कक्षा के बाद आप उसने कहा था कहानी की समीक्षा कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उसने कहा था कहानी की पाठ विश्लेषण करिए, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उसने कहा था कहानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, वह भी यही उत्तर उस प्रश्न के लिए भी आता है। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में उसने कहा था कहानी की समीक्षा किया। अगले कक्षा में हम लहना सिंह के चरित्र चित्रण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।